Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम विश्व भूगोल के अंतर्गत जिक्र कर रहे हैं भूकंप के बारे में, यानी आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो किसके बारे में चर्चा करेंगे, हमें भूकंप के बारे में। किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, हमें भूकंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज का जो चैप्टर है, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो आज जो हम जिक्र कर रहे हैं किसके बारे में, भूकंप के बारे में। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे मैं जिक्र करूँ भूकंप का हम जिक्र करेंगे बाद में, थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे भू आकृति का हम जिक्र करते हैं, क्या जिक्र करते हैं हमें, भू आकृति भी। यानी भू आकृति मीन्स क्या होती हैं, पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे बल पाए जाते हैं जिन बलों के कारण क्या है, पृथ्वी के ऊपर कुछ चीज़ें बनती है, यानी शेप बनती है, आकार बनते हैं। जैसे पर्वत का जिक्र करते हैं, पहाड़ों का जैसे आप जिक्र करते हो, भूकंप जो आते हैं मतलब अलग अलग तरह के क्या होते हैं, पृथ्वी के ऊपर बल होते हैं भू आकृति। यानी दो तरह के बल होते हैं। कि कौन से बल होते हैं आपके, एक तो होते हैं बहिर्जात बल भी, क्या होते हैं, बहिर्जात बल होता है, और दूसरा जो क्या होता है वो ठीक है, अंतरजात बल भी। क्या होता है, अंतरजात। यानी एक बल जो आपका होता है वो बहिर्जात बल होता है, और दूसरे बल का हम जिक्र करें तो वो अंतर्जात बल होता है। बहिर्जात बल का जिक्र करते, बहिर मतलब जैसे नाम से ही क्या है पता चल रहा है भी, यानी बाहरी जो बल होते हैं उनसे जैसे जिक्र किया है। तो बाहरी बल का जैसे जिक्र करते हैं तो अपर्दन का जैसे आप जिक्र करोगे, अपर्दन है प्लस अपक्षय, यानी अपर्दन और अपक्षय, ये चैप्टर अलग करेंगे हम इनके बारे में, अपर्दन और अपक्षय के बारे में। यानी पृथ्वी के ऊपर जो अपर्दन होता है और अपक्षय होता है उनके कारण जो शेप बनती है, आकार बनते हैं, आकृतियां जो बनती हैं, ये आपके बहिर्जात बल होता है। और अंतर्जात बल का मतलब होता है आंतरिक बल, यानी पृथ्वी के आंतरिक बल का जैसे जिक्र करें। और पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण क्या बनते हैं, जिसे आपको ध्यान होना चाहिए। भूकंप का जैसे जिक्र करोगे आप, क्या जिक्र करोगे, भूकंप। और दूसरा क्या होता है आपका ज्वालामुखी भी। क्या होता है आपका, ज्वालामुखी। यानी भूकंप व ज्वालामुखी जो होते हैं वो अंतर्जात बल के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, अंतर्जात बल के कारण। देखो हम भू आकृति यानी पृथ्वी के ऊपर जो आकृतियां बन रही हैं किसके कारण बन रही हैं, बलों के कारण, बहिर्जात बल के कारण और अंतर्जात बल के कारण। बहिर्जात बल में अपर्दन और अपक्षय का जिक्र करते हैं, और अंतर्जात बल में हम किसका जिक्र करते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी। तो आज हमारा जो चैप्टर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वो भूकंप रहेगा। भूकंप के बारे में हम क्या करेंगे, विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए भी भूकंप की परिभाषा क्या होती है, आपको ध्यान होना चाहिए। बहुत क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए भी भूकंप की परिभाषा क्या होती है, अर्थ क्या होता है भूकंप का भी, ठीक है भी। यानी भू मतलब क्या होता है, भूकंप का जिक्र करें। भू मतलब क्या होती है, पृथ्वी, क्या होती है, पृथ्वी प्लस कंप, क्या होता है, कंप। यानी पृथ्वी का कांपना क्या है, पृथ्वी का कांपना जैसे जिक्र करें तो क्या होता है, भूकंप होता है। यानी भूकंप मीन्स क्या होता है, भूकंप। भू मतलब पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर जो कंपन पैदा होती है उसे क्या बोलते हैं, हम भूकंप कहते हैं। अब ये भूकंप कैसे आते हैं, चट्टानों के टूटने के कारण भी। क्या है, चट्टानों के टूटने के कारण। यानी चट्टानों के टूटने के कारण क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। और अनावश्यक कंपन भी कह सकते हैं भूकंप को, अनावश्यक यानी पृथ्वी के ऊपर जो अनावश्यक कंपन पैदा होती है उसे भी हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज भी आपको क्लियर। यानी चट्टानों के टूटने से पृथ्वी के अंदर जो कंपन पैदा होती है उसे हम क्या कहते हैं, भूकंप कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। अब एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जैसे पृथ्वी के मैंने चट्टानों का जैसे जिक्र किया, प्लेटें पाई जाती हैं, यानी प्लेट विवर्तनिक जैसे सिद्धांत का हम जिक्र करते हैं, प्लेटें पाई जाती हैं। ये प्लेटें अलग अलग तरह की जैसे होती हैं, हम जिक्र करें इस तरह की प्लेटें, ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है भी। ये जो प्लेटें हैं तो इन प्लेटों के कारण, अब जैसे जिक्र करें इन प्लेटों के बारे में हमें, जैसे ये जो प्लेट जा रही है, अब एक दूसरी प्लेटें एक दूसरे के विपरीत जा रही है, आप जिक्र करें इस चीज के बारे में, यानी एक दूसरे के ऊपर रूपांतरित हो रही है। कैसे हो रही है ये, रूपांतरित। तो रूपांतरित जो होती है ये प्लेटें क्या हो रही है, एक दूसरी प्लेट के ऊपर जा रही है, रूपांतरित का जैसे हम जिक्र करें क्या हो रही है, जैसे जिक्र करोगे आप है रूपांतरित।
रूपांतरित हो रही है। रूपांतरित होने के कारण क्या होते हैं, यहाँ पर भूकंप उत्पन्न होते हैं, यानी प्लेटें टूटने के कारण क्या होते हैं, कंपन पैदा होती है पृथ्वी के ऊपर, और पृथ्वी पर कंपन पैदा होने के कारण क्या होते हैं, भूकंप आते हैं। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में कुछ जैसे चट्टानें एक दूसरे की ओर खिसकती है, जिससे क्या बनते हैं, पर्वत बनते हैं, और कुछ प्लेटें क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत जैसे जाती है, तो ये क्या होते हैं, विपरीत जाने से क्या होते हैं, ज्वालामुखी, यानी एक दूसरे की टकराती है, टकराने से जो स्थल ऊपर उठता है तो उससे क्या होते हैं, पर्वतों का निर्माण होता है, और एक दूसरे के जो विपरीत जाती हैं उसको क्या बोलेंगे हम, जैसे अपसारी कहा जाता है, इनको क्या कहोगे आप, अपसारी। अपसारीपन जब होता है चट्टानों के अंदर, तब क्या होते हैं, आपके ज्वालामुखी आते हैं। और जब अभिसारी होती है, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ती है या एक दूसरे से टकराती है, ऊपर जो मोड़दार जो पर्वत बनते हैं उससे क्या बनते हैं, आपके पर्वत। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे भूकंप का, तो एक दूसरे के ऊपर जब ये रूपांतरित होती है, एक दूसरे का स्थान लेती है, स्थान लेते वक्त आपस में ये चट्टानें टूटती है, चट्टानें टूटने से क्या आते हैं, आपके भूकंप आते हैं, कंपन होती है, जैसे धरती के अंदर क्या होती है, कंपन। अब ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करें हम, परिभाषा आपको ध्यान होगी, इसके बाद में भी भूकंप के कारण क्या है, कैसे आते हैं। जैसे मैंने एक तो आपको कारण बताया था प्लेटों का, यानी प्लेटें जब रूपांतरित होती है, प्लेट विवर्तनिक का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग, यानी एक तो क्या है, जिक्र करें प्लेटों का टूटना भी, प्लेटों का टूटना, ठीक है, या फिर गति, क्या लिखोगे, प्लेटों का टूटना या गति करना, टूटना या फिर एक दूसरे के मतलब रूपांतरित होना, एक दूसरे का स्थान लेना, जिससे क्या होते हैं, आपके भूकंप आते हैं। दूसरा जिक्र करें ज्वालामुखी, यानी ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी उद्गार के कारण भी, यानी बहुत धरती से जो मेग्मा निकलता है, लावा के रूप में बाहर निकलता है, जिससे भी क्या आते हैं, आपके भूकंप आते हैं। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, यानी ज्वालामुखी उद्गार से भी क्या उत्पन्न होते हैं, भूकंप उत्पन्न होते हैं। इसके अलावा जैसे जिक्र करो अणु जो बम है, यानी अणु बम आपका जिसे जिक्र करो, अणु बम इनका जो परीक्षण किया जाता है, यानी अणु जो बम है इनका जो परीक्षण किया जाता है, उस परीक्षण से भी क्या होती है, धरती के अंदर कंपन पैदा होती है। यानी अणु बम्बों के कारण, यानी जो प्रयोग किए जाते हैं या परीक्षण किया जाता है, जिससे भी क्या होते हैं, धरती के अंदर कंपन पैदा होती है, जिससे क्या आते हैं, भूकंप आते हैं। इसके अलावा धरती के अंदर जो चट्टानों या मैंने प्लेटों का जैसे जिक्र किया था, अत्यधिक दबाव व तनाव के कारण भी वो प्लेटें क्या है, चटक जाती है, जिससे क्या होता है, उत्पन्न आपका भूकंप उत्पन्न होता है। इसके अलावा जिसे जिक्र करें नंबर 4, आप जिक्र करो जलीय बहार भी, जलीय बहार, तो जलीय बहार भी किसको मतलब उत्पन्न करता है, ये भी आपके भूकंप को उत्पन्न करता है। इसीलिए जैसे हम कई बार देखते हैं भी, तरह तरह की जो डैम बनाए जाते हैं, यानी बांध बनाए जाते हैं, तो उनका विरोध करते हैं। विरोध इसीलिए करते हैं भी जलीय भार के कारण क्या हो जाता है, वहां पर भूकंप आने की ज्यादा संभावना रहती है। तो ये आपको चीजों की क्लियर है होना चाहिए भी, बहुत इंपॉर्टेंट जैसे चैप्टर था भी, कारण क्या है भूकंप आने के कारण। अब जैसे भूकंप के कारण के बाद में हम जब जिक्र करते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए, सबसे ज्यादा यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी आपको ध्यान होना चाहिए, जैसे हम पृथ्वी का जिक्र कर रहे हैं, पृथ्वी, तो पृथ्वी के बीच में जो आप जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, जहां से भूकंप उत्पन्न होता है, आपको ध्यान होना चाहिए, उसको क्या कहते हैं, फोकस या उद्गम कहते हैं भी। यानी ये जो जहां से उत्पन्न होता है उसको क्या कहोगे आप, फोकस कहोगे या फिर उद्गम केंद्र कहोगे भी, उद्गम केंद्र, ठीक है भी, उद्गम केंद्र, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र क्या, कौन सा बिंदु है, जो बिल्कुल बीच से जहां से आपका भूकंप उठता है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भूकंप उद्गम भी कहा जाता है, भूकंप मूल भी कहा जाता है, इसको भूकंप मूल भी कहा जाता है, और भूकंप उत्पत्ति भी कहा जाता है। भूकंप उत्पत्ति यानी जहां से भूकंप का क्या होता है, उत्पन्न होता है। ये चीज भी आपको क्लियर, उत्पत्ति का जैसे जिक्र करें, उद्गम का जैसे जिक्र करें, सबसे इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। यानी फोकस जो उद्गम केंद्र है, पृथ्वी के
केंद्र से जहां से क्या है आपका भूकंप उठता है, और इसके बिल्कुल ऊपर जैसे हम जिक्र करें बिल्कुल ऊपर समान है, तो ये भूकंप का क्या है अधिकेंद्र है। क्या है अधिकेंद्र। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी भूकंप का उद्गम केंद्र क्या होता है और भूकंप का अधिकेंद्र क्या होता है। तो उद्गम केंद्र का हम जिक्र करें जहां से भूकंप उठता है और पृथ्वी के अंदर, और उसके बिल्कुल ऊपर जो धरातल का जिसे हम जिक्र करते हैं, सरफेस का हम जिक्र करें, धरातल जो है, धरातल के ऊपर जो बिंदु का हम जिक्र करें, जिस बिंदु के ऊपर हमें अनुभव होता है सबसे पहले, तो उस बिंदु को किस नाम से जानोगे, अधिकेंद्र। यहां पर जो आप जिक्र करो तो यहां पर विनाशकारी, ये जो आपकी वेव्स आ रही है, तरंगे जो आ रही है, ये क्या होती है, विनाशकारी होती है, तेज भी होती है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सबसे विनाशकारी और सबसे तेज जो तरंगे आ रही हैं, वे जो आ रही हैं, वो कहां पर आ रही है, आपके अधिकेंद्र के ऊपर। कहां पर आ रही है, अधिकेंद्र। इसीलिए अधिकेंद्र के ऊपर सबसे ज्यादा क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है, यानी तबाही जो सबसे ज्यादा आती है वो अधिकेंद्र के ऊपर आती है। जब भी हम कभी देखते हैं ना, भी भूकंप का मूल केंद्र कहां था, लातूर महाराष्ट्र के अंदर, परंतु उसका जो केंद्र बिंदु कहां, अधिकेंद्र का जिक्र करें, अधिकेंद्र कहां है, उड़ी का जैसे जिक्र करो, भुज का जैसे जिक्र करते हैं, तो अधिकेंद्र के ऊपर सबसे ज्यादा उसका प्रभाव देखने को मिलता है, यानी सबसे ज्यादा तबाही वहीं पर मिलती है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, यहां से भूकंप उद्गम जो केंद्र है, यहां से अलग अलग तरह की वेव्स जाती हैं, अलग अलग तरह की क्या जाती हैं, वेव्स जाती हैं। ये चीजें भी आपको तरंगे आती हैं, जिसको एक बोलते हो आप पी तरंग, और दूसरी का जिक्र करते हैं हम एस तरंग। यानी पी तरंग मतलब क्या होती है, आपकी प्राथमिक तरंगे भी क्या होते हैं, प्राथमिक तरंगे जैसे जिक्र करोगे, प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंगे, और एस का जो आप एस तरंगे है, इसको बोलते हो आप सेकेंडरी भी। क्या लिखोगे आप, सेकेंडरी वेव्स बोलोगे, या फिर द्वितीय तरंग के नाम से इसको जानोगे। ठीक है भाई, द्वितीय तरंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी 3 तरह की तरंगे होती है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। पी तरंगे होती है, एस तरंगे होती है, और आपकी एल तरंगे होती है। सबसे विनाशकारी जो तरंगे होती है वो कौन सी होती है, आपकी एल तरंगे होती है। यानी एल तरंगी, जब पी तरंगे और एस तरंगे मिलकर क्या बनाती है, यहां पर है, यानी धरातल के ऊपर कौन सी तरंग बनाती है, आपकी एल तरंगे बनाती हैं, जो बहुत ज्यादा विनाशकारी होती है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब पी तरंगे जो है, ये पी तरंगों की जैसे हम गति का जिक्र करें तो 8 से लेके 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से चलती है, प्रति सेकंड। ये चीज भी आपको, यानी गति जो करती है ये कितनी तेजी के साथ जो चलती है, आपको ध्यान होना चाहिए। 8 से लेके 11 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसके अलावा ये पूछा जाता है, कई बार, बहुत बार पूछा जाता है, पी जो तरंगे हैं वो ठोस अवस्था से, ठोस, गैस व द्रव तीनों अवस्था से गुजरती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा गया है, ये क्वेश्चन है। यानी ठोस, गैस और द्रव तीनों से जो गैस जो तरंग गुजरती है, यानी भूकंप की जो तरंगे गुजरती है वो कौन सी, आपकी प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंगे गुजरती है, और ठोस में इनकी गति बहुत तेज होता जाती है। ये चीजें भी आप हैं क्लियर। द्वितीय तरंग का हम जिक्र करें तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो द्वितीय तरंग है, यानी 4 से लेके, इनका जब जिक्र करते हैं 4 से लेके 8 किलोमीटर प्रति सेकंड इसकी रफ्तार है, एस जो तरंगे हैं, परंतु ये द्रव के अंदर से नहीं गुजरती भी। ठीक है भी, यानी जो सेकेंडरी जो तरंग है ये किसके अंदर से नहीं गुजर सकती, द्रव्य के अंदर से नहीं गुजरती, जबकि गैस और ठोस के अंदर से ये गुजर जाती है। इसके अलावा पी जो तरंगे हैं ये ध्वनि तरंगे हैं। क्या है, ध्वनि जो तरंगे पढ़ते हैं हम, ध्वनि तरंगे की तरंग जो होती है ध्वनि तरंगों की तरह चलती है। ये चीजें भी आपको, यानी कैसे चलती है, इस तरह से ये ध्वनि तरंगों की तरह चलती है, जबकि द्वितीयक जो तरंग है, सेकेंडरी जो है, ये प्रकाश तरंगों की तरह चलती है भी, प्रकाश तरंगों की। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, प्रकाश तरंगों की तरह जैसे इस तरह चलती है, 90 का जो कोण बनाती है। यहाँ ये क्या है, ये आपका 90 का कोण बनाती हुई चलती है। तो ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी
प्राइमरी जो है, प्राथमिक जो आपकी किरणें जो तरंगे हैं वो 8 से 11 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है, ध्वनि तरंगों की तरह चलती है, ये भी ध्यान होना चाहिए आपको। द्वितीयक जो है यानी एस जो है, सेकेंडरी जो वेव है, ये 4 से के लेके 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलती है। और प्रकाश, ये चीजें भी आपको ध्यान होना चाहिए, प्रकाश से तरंग जो होती है इसकी तरह चलती है। इसके अलावा पी और जो एस तरंग है, यानी पी और एस तरंग को मिलाकर आंतरिक तरंग भी कहा जाता है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया अभी, आंतरिक तरंग यानी आंतरिक तरंग किसे कहेंगे? तो आंतरिक तरंग जो आपकी है, सर्कल कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंतरिक तरंगे किसे कहेंगे? आंतरिक जो तरंग है आपकी पी तरंग और एस तरंग है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे मैंने जिक्र किया था, एक जो ये दोनों मिलकर कौन सी तरंग बनाती है? आपकी एल तरंग, जो क्या है? विनाशकारी है भी। क्या है? विनाशकारी, यानी सबसे ज्यादा पृथ्वी के ऊपर जो प्रभाव डालने का काम करती है, कौन सी तरंगे करती है? एल तरंगे करती है। याद होना चाहिए कौन सी तरंग करती है? एल तरंगे करती है। सबसे ज्यादा विनाश जो आता है वो एल तरंगों। गति का जैसे जिक्र करें तो 1.5 किलोमीटर से लेके 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की क्या है? इसकी रफ्तार है। यानी गति का जब हम जिक्र करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी एल जो तरंगे हैं ये धरातलीय, इनको धरातलीय तरंगे भी कहते हैं भी। क्या बोलोगे आप? धरातलीय, ठीक है, तरंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी धरातलीय तरंग किसे कहते हैं? धरातलीय जो तरंग है वो आपकी एल तरंग है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने आंतरिक तरंग का जिक्र किया था, पी और एस को मिलाकर आंतरिक तरंग कहते हैं, इसी तरीके से जो आपकी एल तरंगे हैं, ये जो तरंग है ये धरातलीय तरंगों के रूप में जानी जाती है। तो आपको ध्यान होना चाहिए सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सी तरंग होती है? आपकी एल तरंग होती है। ये चीज भी आप क्लियर करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। तो हम तरंगों के बारे में जिससे जिक्र कर रहे थे भी कौन सी, तो ये उद्गम केंद्र और अधिक केंद्र सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपका मैंने जैसे आंतरिक तरंग का जैसे जिक्र किया था, किन किन के अंदर से गुजरती है, जो प्राइमरी है, प्राथमिक, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जैसे जिक्र करें भूकंप का, तो भूकंप का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। जो भूकंप हम पढ़ रहे हैं इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है, ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी सिस्मोलॉजी, क्या पढ़ोगे आप? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भूकंप का अध्ययन किया जाता है। जिक्र करोगे भी अध्ययन, यानी भूकंप जो है इसका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो सिस्मोलॉजी भी किसके अंतर्गत है? सिस्मोलॉजी। यानी सिस्मोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन करते हैं हम? भूकंप का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? भूकंप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सिस्मोलॉजी मीन्स क्या होते हैं? भूकंप विज्ञान। क्या पढ़ोगे आप? भूकंप विज्ञान। यानी भूकंप विज्ञान जो है, भूकंप का जो अध्ययन किया जाता है, उस विज्ञान का नाम क्या है? वो सिस्मोलॉजी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान करना। अब जिसे जिक्र करते हैं भी, भूकंप जो होता है, भूकंप का मापन कैसे किया जाता है भी? मापन, तो मापन जो किया जाता है वो सिस्मोग्राफी से भी। किसमें? सिस्मोग्राफ। यानी सिस्मोग्राफ जो जिक्र करोगे, सिस्मोग्राफ के अंतर्गत हम सिस्मोग्राफ से हम किसका अध्ययन करते हैं, ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। भूकंप का अध्ययन जो करते हैं वो भूकंप विज्ञान के अंतर्गत, सिस्मोलॉजी के अंतर्गत भूकंप का अध्ययन करते हैं सिस्मोलॉजी, जबकि इसका मापन जो किया जाता है वो सिस्मोग्राफ से भी। किससे है? सिस्मोग्राफ। 1880 में जॉन मिले ने, 1880 में जॉन मिले का जैसे जिक्र करें, जॉन मिलने, तो जॉन मिलने ने ये हमें क्या दिया था? ग्राफ दिया था, सिस्मोग्राफ है, जिसके अंतर्गत मापन किया जाता है किसका? भूकंप का भी। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए। अब मापन जो किया जाता है या अध्ययन जो किया जाता है हमने लिखा, इसके बाद में इसकी तीव्रता भी मापी जाती है। यानी तीव्रता मापने का जो यंत्र है उसके बारे में भी हमें जानकारी होनी चाहिए भी। यानी तीव्रता मापने के लिए 2 यंत्र होते हैं। जैसे जिक्र करें सिस्मोग्राफी के अंतर्गत आते हैं, सिस्मोग्राफी जिसे मापन किया जाता है उसी के अंतर्गत 2 आपके क्या आते हैं? स्केल आते हैं, पैमाने आते हैं, जिनसे मापा जाता है। ये चीजें भी ध्यान होना चाहिए। जैसे जिक्र करें, एक तो है आपका मर्केली पैमाना भी। क्या है? आप जिक्र करते हो नंबर 1 तो आपका क्या है? मर्केली
पैमाना है, ये चीज आप क्लियर करो भी, कौन सा है आपका, एक मर्केली पैमाना है, और दूसरा जो हम जिक्र करते हैं वो रिएक्टर स्केल है भी। क्या है, रिएक्टर है स्केल का जैसे जिक्र करते हो। आजकल जो सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा है, रिएक्टर स्केल, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो भी किससे पूछे जा रहे हैं, रिएक्टर स्केल से भी। ठीक है, यानी उसकी तीव्रता किससे मापी जाती है, तो तीव्रता मापने के लिए हम जिक्र करते हैं रिएक्टर स्केल से। दोनों में आपको कंपैरिजन करनी है, ये चीजें भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। यानी सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए मर्केली स्केल जो गियोसिपी ने भी, गियोसिपी का जैसे जिक्र करो, गियोसिपी मर्केली ने सबसे पहले क्या दिया था, हमें पैमाना दिया था, मर्केली पैमाना। नंबर एक चीज आपको ये ध्यान होना चाहिए। और रिएक्टर पैमाने का, रिएक्टर स्केल का हम जिक्र करें तो आप जिक्र करोगे चार्ल्स रिएक्टर जैसे जिक्र कर सकते हो, चार्ल्स फ्रांसीसी रिएक्टर। ठीक है भी, ये चीज क्लियर करो। यानी भूकंप की तीव्रता जो मापी जाती है, भूकंप की तीव्रता मापने के जो पैमाने हैं, तो मापने के पैमाने कितने हैं, एक तो मर्केली पैमाना और एक क्या है आपका रिएक्टर स्केल या रिएक्टर पैमाना है। जैसे मैंने जिक्र किया मर्केली पैमाना है, एक बार दो बार क्वेश्चन पूछे गए हैं भी, इसके जन्मदाता कौन है, तो 1902 में जैसे जिक्र करोगे गियोसिपी मर्केली ने ये दिया था पैमाना, और रिएक्टर स्केल दिया था चार्ल्स फ्रांसीसी ने, रिएक्टर ने 1935 में भी, 1935 में। सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जा रहा है आज के काल में कौन सा है, वो रिएक्टर स्केल है भी। क्या है, रिएक्टर स्केल। इसके बाद में जैसे जिक्र करें, यानी अंक होते हैं इसके बाद 1 से लेके 12 तक, यानी मर्केली जो पैमाना है उसके अंदर कितने अंक होते हैं, कितनी संख्याएं होती हैं, 12 संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं, 12 संख्याएं होती है। जैसे मैंने लिखी है 1 से लेके 12, यानी 12 संख्याएं तक यहां पर होती है। परंतु मर्केली जो पैमाना है ये सिर्फ आपको ध्यान होना चाहिए, तरंगों को नहीं नापता, धरातल के ऊपर कितना नुकसान हुआ है, कितना प्रभाव हुआ है, कितना जन माल की जो हानि हुई, इसके आधार पर क्या है उसको निर्धारित किया जाता है। जैसे 1 से 3 का हम जिक्र करें, 1 से 3 मर्केली का जो है ये कम, यानी नाम मात्र का नुकसान हुआ, कोई नुकसान नहीं हुआ अभी, कोई नुकसान। 4 से 6 का आप जिक्र करोगे, 4 से 6 तो दरारें आ गई भी। ठीक है भी, यानी दीवारों के अंदर जो दरारें आ गई, इसका मतलब क्या है, मर्केली पैमाने के अंतर्गत भी जो भूकंप की तीव्रता है वो 4 से लेके 6 के बीच है। 7 से 8 का जिक्र करें, 7 से 8 है तो पुरानी जो इमारतें हैं, पुरानी इमारतें ढह गई भी, यानी पुरानी इमारतें गिर गई, तो मर्केली पैमाने से अनुमान लगाया जाता है भी कितना भूकंप की तीव्रता थी, 7 से लेके 8। इसके बाद में 9 से 10 का जैसे जिक्र करें तो ये ज्यादा विनाशकारी है भी। क्या है, ज्यादा विनाशकारी है भी, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी 9 से 10 तक है तो ज्यादा विनाशकारी है, यानी धरातल के ऊपर बहुत ज्यादा विनाश हुआ है। और 11-12 है ये बिल्कुल तबाही हो जाती है, उसका कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। ठीक है भी, तो मर्केली जो आपका पैमाना है, मर्केली पैमाना धरातल के ऊपर जो नुकसान हुआ है उस नुकसान के आधार पर क्या मानते हैं, इसको, इस पैमाने को मापा जाता है। जबकि हम जिक्र करते हैं रिएक्टर जो स्केल है, रिएक्टर जो स्केल आप पढ़ते हो ये तरंगों को नापता है भी। किसको नापता है, तरंगों को नापता है। ये चीज भी आपको क्लियर होनी, यानी जो तरंग आ रही है, यानी जो तरंगे आ रही है, इन तरंगों को मापने का क्या करता है, काम करता है रिएक्टर स्केल भी। कौन करता है, रिएक्टर स्केल। रिएक्टर स्केल के ऊपर हम देखें तो कितने अंक, कितनी संख्याएं, 1 से लेके 10 संख्याएं हैं भी। कितनी संख्याएं, 1 से लेके 10 संख्याएं हैं। 1 से लेके दूसरी संख्या पर जब भी जाती है तो उसकी तीव्रता है वो 10 गुना बढ़ जाती है, यानी उसकी ऊर्जा की जो शक्ति है वो कितनी बढ़ जाती है, 10 गुना। सपोज करो जैसे मानते हैं हम 3 से लेके 3 से 7, तो इसके बीच में कितने रह गए, 4, 5 और 6 का जैसे जिक्र करते हैं तो 10 गुणा 10 गुणा 10, यानी 1000 गुणा शक्ति इसकी बढ़ गई। ये चीज भी आप क्लियर है कर सकते हो। यानी मैंने जैसे जिक्र किया था 3, 4, 5 और 6 और 7, तो 3 और 7 के बीच में जो कितने हैं आपके, 4, 5 और 6, तो इनको गुणा करोगे तो कितनी 1000 गुणा इसकी शक्ति बढ़ जाती है। जैसे जैसे
एक बिंदु से यानी एक संख्या से दूसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं तो 10 गुना शक्ति बढ़ जाती है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए भी, ठीक है, यानी विनाशकारी होता है, ये चीज भी आप ध्यान कर सकते हो भी। तो ये ध्यान होना चाहिए। जैसे रिएक्टर स्केल का मैं जिक्र कर रहा था, तो आजकल सबसे ज्यादा जो प्रयोग किया जा रहा है वो कौन सा पैमाना प्रयोग किया जा रहा है, रिएक्टर स्केल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी, यानी रिएक्टर जो स्केल है आपका सबसे ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है और इसी से संबंधित सबसे ज्यादा क्या है क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये चीज कर रहे थे हम पैमानों के बारे में, यानी मापने की जो इकाई का जैसे जिक्र कर रहे थे, तीव्रता मापने के जो इकाई का जैसे जिक्र। इसके अलावा भूकंप गहराई के आधार पर भी इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं भी। जैसे भूकंप का हम जिक्र करते हैं, गहराई के आधार पर भी इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे सामान्य जो भूकंप होता है वो 0 से 50 किलोमीटर, यानी जिक्र करें 0 से 50 किलोमीटर, यानी इस पृथ्वी के हम जिक्र करते हैं तो 0 से सामान्य जो भूकंप है गहराई के आधार पर भी, गहराई के आधार पर भूकंप का जैसे जिक्र करें तो सामान्य जो भूकंप है, सामान्य भूकंप है वो 0 से लेके 50 किलोमीटर तक भी, ठीक है, यानी 0 से लेके 50 किलोमीटर तक जो आते हैं वो क्या है, सामान्य भूकंप है। उसके बाद में दूसरा जो है वो मध्यवर्ती है भी, क्या है आपका, मध्यवर्ती भूकंप है। और मध्यवर्ती भूकंप का हम जिक्र करते हैं तो 50 से लेके 250 किलोमीटर तक, यानी 250 किलोमीटर तक इसकी रेंज होती है। ये चीज भी आपको। इसके बाद में तीसरा जो है वो पतालीय या गहरा, पतालीय या गहराई का जैसे जिक्र करते हैं तो ये आपका है 250 किलोमीटर से 700 किलोमीटर तक, ठीक है भी। यानी गहराई के आधार पर भी भूकंप को अलग अलग रेंज के अंदर, अलग अलग भागों के अंदर रखा गया है। जैसे सामान्य है 0 से 50 किलोमीटर का हम जिक्र करते हैं, मध्यवर्ती का जैसे जिक्र करते हैं, पतालीय या फिर गहराई का जैसे हम जिक्र करते हैं। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये चीज क्लियर होना चाहिए। तो हम जिक्र कर रहे थे गहराई के आधार पर। इसके बाद में आपको ध्यान होना चाहिए विश्व वितरण, यानी भूकंप का विश्व वितरण का हम जिक्र करते हैं। विश्व में भूकंप का कौन कौन सी पेटी है उसके बारे में भी हम जिक्र करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आपको ध्यान होना चाहिए विश्व विवरण दें, विश्व विवरण किसका देंगे हमें, भूकंप का जैसे जिक्र करें, भूकंप। अब विश्व विवरण जब भूकंप का करते हैं तो 5 जो आपकी क्या है 5 पेटियों में बांटा गया है। यानी विश्व को कितने पेटियों के अंदर बांटा गया है, 5 पेटियों के अंदर इसको बांटा गया है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे सब बच्चे जानते हैं ये आपका उत्तरी अमेरिका है, ये आपका दक्षिणी अमेरिका है, ये आपका जैसे यूरोप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, इसके बाद में ये जो एशिया महाद्वीप है आपका, और ये आपका यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे सबसे पहला जो हम जिक्र करते हैं तो एक पेटी का जिक्र करोगे प्रशांत पेटी भी, क्या जिक्र करोगे, प्रशांत पेटी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं यहां से क्वेश्चन जो है। यानी प्रशांत महासागर की जो पेटी है, प्रशांत महासागरीय पेटी, ये भूकंप की एक महत्वपूर्ण पेटी है। ये जो प्रशांत महासागर आप पढ़ रहे हो ये क्या है आपका, प्रशांत महासागर। यानी जैसे हम ग्लोब बनाते हैं, पृथ्वी को गोल करते हैं, मैंने नक्शे के तौर पर आधार पर आपको बताया है। तो ये प्रशांत महासागर की जो पेटी है, इस पेटी को क्या बांटा गया है, नंबर 1 दिया गया है। यानी प्रशांत महासागरीय पेटी महत्वपूर्ण भूकंपीय पेटी है, ये चीज भी आपको ध्यान होना चाहिए। और इसी प्रशांत महासागर के अंदर आपके अग्निवलय पाए जाते हैं, अग्निवलय, ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए। यानी जैसे जिक्र करें अग्निवलय यानी रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अग्निवलय का जैसे जिक्र किया था, रिंग ऑफ फायर का जब हम जिक्र करते हैं, रिंग ऑफ फायर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी अग्निवलय रिंग ऑफ फायर कहां पाए जाते हैं, तो प्रशांत महासागरीय जो आपकी पेटी है, यानी प्रशांत महासागर की जो आपकी महासागरीय पेटी है, इस पेटी के अंदर क्या पाए जाते हैं, अग्निवलय पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा भूकंप जो आते हैं वो 68%, यानी विश्व के
68% भूकंप जो आते हैं वो प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर आ जाते हैं, जिसमें से जापान का हम जिक्र करें, फिलीपींस का हम जिक्र करें, रूस का कुछ भाग का हम जिक्र करें, अलास्का का जिक्र करें, हवाई द्वीप का जैसे जिक्र करें, तो इन क्षेत्रों के अंदर जो भूकंप आ रहा है वो किस पेटी के अंतर्गत आ रहा है? आपका प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जिक्र करें 68%, यानी सबसे ज्यादा जापान का जिक्र करते भी, सबसे ज्यादा भूकंप कहां आते हैं? जापान के अंदर में। यानी विश्व में भूकंप का देश किसे कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। हर 4 मिनट बाद कहते हैं वहां पर भूकंप आते हैं, क्योंकि एक तरफ तो जो प्रशांत महासागरीय प्लेट है और दूसरी तरफ कौन सी? एशिया प्लेट है। तो इन प्लेटों के कारण वहां पर क्या आते हैं? इस प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर भूकंप आते हैं। ठीक है। और जिक्र करें जापान, जिसका प्राचीन नाम निप्पन था, तो जापान भी आपको ध्यान होना चाहिए इस प्रशांत महासागरीय पेटी के अंदर स्थित है, इसीलिए यहां पर सबसे ज्यादा क्या आते हैं? भूकंप आते हैं। इसके बाद में दूसरा जब हम जिक्र करते हैं, दूसरी जो पट्टी कौन सी है आपकी? तो दूसरी जो पेटी आप जिक्र करोगे 5 में से, दूसरी पेटी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। क्या जिक्र करोगे? दूसरी का हम जिक्र करते हैं तो दूसरी क्या है? मध्य महाद्वीपीय पेटी, यानी दूसरी मध्य महाद्वीपीय पेटी है भूकंप की। और इसमें जो हम जिक्र करते हैं तो यहां मेक्सिको से लेके, क्या है? मेक्सिको से लेके भूमध्य रेखा के समांतर जब हम जिक्र करते हैं, भूमध्य रेखा के समांतर, तो यहां भारत का जो हिमालय पर्वत है, भारत का कौन सा हिमालय पर्वत है? तो हिमालय पर्वत से लेके मेक्सिको तक जो पेटी विकसित है भूमध्य रेखा के बिल्कुल समांतर, ये आपकी मध्य महाद्वीपीय पेटी है। यानी भारत किस सिस्मिक जोन का जिक्र करें या किस भूकंप पेटी के अंतर्गत आता है? तो मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत आता है। ये चीजें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का जैसे जिक्र करें, यानी मेक्सिको से लेके ये अफ्रीका महाद्वीप का जैसे जिक्र करते हैं, यूरोप के भी कुछ हिस्से का, यूरोप का जिक्र करेंगे भी। क्या है? यूरोप के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से को कवर करते हुए भारत में ये पहुंचते हिमालय पर्वत। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। किसके समांतर चल रही है? विषुवत रेखा के लिए, यानी विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा के बिल्कुल समांतर चल रही है। इसके बाद में तीसरी जो पेटी है वो उत्तरी मैदान है भी। क्या है? उत्तरी मैदानीय पेटी का जैसे जिक्र करते हैं। और उत्तरी मैदानीय पट्टी का जब हम जिक्र करते हैं तो खासकर गंगा ब्रह्मपुत्र का जो ये आपका मैदान है, यानी तीसरी जो पट्टी कौन सी आपकी? तीसरी जो पेटी है भूकंप की, वो गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी सिंधु जिक्र करोगे। क्या जिक्र करोगे? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है, इस क्षेत्र के अंदर आपकी तीसरी पेटी पाई जाती है। और चौथी पेटी का हम जिक्र करते हैं तो प्रायद्वीपीय पेटी का आप जिक्र करोगे। चौथी जो आपकी प्रायद्वीपीय पेटी। अब प्रायद्वीपीय पेटी भी आपको ध्यान होना चाहिए, जिसे हम भारत का भी जिक्र कर लेते हैं। भारत में जिक्र करें तो भारत में दक्कन का जो पठार है, इसके जो समांतर जो है आपको ध्यान होना चाहिए, इसके जो समांतर है जो पेटी है भूकंप की, वो क्या है? आपकी प्रायद्वीपीय पेटी है भूकंप की। इसके अलावा हम जिक्र करते हैं एक मध्य अटलांटिक पेटी भी है भी। क्या है? 5 नंबर पर हम जिक्र करें तो क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी। ये चीज भी आप क्लियर करोगे। यानी मध्य अटलांटिक जो पेटी है वो आप जिक्र करते हो तो दक्षिणी अमेरिका से यहां पर गुजरती है। ये जो पेटी है आपकी अटलांटिक महासागर से जिसे जिक्र करें, यानी भूमध्य रेखा की, ये भी बिल्कुल क्या है? समांतर का जैसे जिक्र करते हैं। तो अटलांटिक महासागर खास करके चिली जैसे देशों का हम जिक्र करते हैं, या अटलांटिक कटक के पास से जो गुजरने वाली भूकंप की जो पेटी है वो मध्य अटलांटिक, क्या है? मध्य अटलांटिक पेटी है। ये चीज भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 पेटियों में विश्व विवरण करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण जो आपका है वो प्रशांत महासागरीय पेटी है। विश्व के 68% जो भूकंप आते हैं वो कहां पर आते हैं? प्रशांत महासागरीय पेटी। मैंने मेक्सिको से लेके भारत का जब जिक्र किया था तो यहां पर विश्व के 21% भूकंप आते हैं। कितने प्रतिशत आते हैं? विश्व के 21% भूकंप आते हैं। तो ये क्या है? विश्व वितरण है, यानी भूकंप का क्या है? विश्व वितरण है। अब हम थोड़ा सा भारत को भी पढ़ लेते हैं। यानी भारत में भी कई जोनों में बांटा हुआ है, जैसे जोन का जिक्र करते हुए किस किस जोन, कौन कौन सा क्षेत्र जो आता है उनके बारे में भी हम पढ़ते हैं। यानी रिएक्टर स्केल के पैमाने से जब मापा जाता है, रिएक्टर स्केल से, तो रिएक्टर स्केल से मापने के बाद भारत में भी अलग अलग जोन बनाए गए हैं।
तो भारत के कौन से क्षेत्र में कौन सा जोन आता है उसके बारे में भी अध्ययन करना बहुत जरूरी है हमारे लिए भी। यानी किस क्षेत्र में, यानी भारत को जो कितने भूकंप जोन के अंतर्गत गए, भारत को, ठीक है, भारत को 5 जो है 5 भूकंप जोन के अंतर्गत बांटा गया, भूकंप जोन, ठीक है भी। यानी भारत को विश्व में जैसे हमने पट्टियां जिक्र की थी भी, कितनी भूकंप पेटियां हैं, 5 भूकंप पेटियों का जिक्र किया था। सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी थी वो प्रशांत महासागरीय भूकंप पेटी का जिक्र किया था। इसके बाद में जो हम जिक्र कर लेते हैं यानी भारत को, तो भारत को 5 भूकंप जोन के अंतर्गत बांटा गया है। किसके अकॉर्डिंग हम जिक्र करें तो रिएक्टर स्केल, यानी रिएक्टर स्केल के अनुसार भारत को कितने सिस्मिक जोन के अंतर्गत यानी कितने भूकंप जोन के अंतर्गत बांटा गया है, 5 जोन के। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए भारत के बारे में जैसे हम जिक्र करते हैं। यानी 5 जोन जैसे दिए गए हैं 1 2 3 4 और 5। प्रथम जो जोन है वो आपका सुरक्षित जोन है। अभी क्या है, सुरक्षित है जोन है। और इसमें जो तीव्रता है भूकंप की जैसे जिक्र करते हैं रिएक्टर स्केल के अकॉर्डिंग हम जिक्र करें तो 1 से लेके 3, यानी 1 से 3 जो तीव्रता है वो आपका सुरक्षित जोन है। दूसरा हम जिक्र करते हैं तो यहाँ जिक्र करोगे 3 से लेके 4, और तीसरा आपका 4 से 5, और चौथा जो आपका 5 से 6, और छठा 5वां जो रहेगा आपका वो 6+ रहेगा। अभी क्या रहेगा, 6+। यानी सबसे सुरक्षित जो आपका जोन है वो 1 नंबर जोन है, और सबसे ज्यादा असुरक्षित जो जोन है, असुरक्षित जो जोन है, तो असुरक्षित जोन कौन सा है आपका, जोन नंबर 5 में। अब जिक्र करें भी भारत में कौन सा क्षेत्र किस जोन में आता है, तो ये भी हमें ध्यान होना चाहिए। यानी हिमालय पर्वत के बिल्कुल जो समांतर जो क्षेत्र है ये किस जोन के अंतर्गत आता है, 5 नंबर जोन के अंतर्गत आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम भारतीय लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है भी हम किस सिस्मिक जोन के अंतर्गत रहते हैं। रिएक्टर स्केल ने 5 जोन निर्धारित किए हैं भारत के। उन 5 जोनों का जैसे मैंने जिक्र किया है, एक सुरक्षित जोन है, जबकि 6 नंबर जो 5 नंबर जो आपका जोन है वो असुरक्षित जोन है, सेंसिटिव। खासकर हिमालय पर्वत के बिल्कुल समांतर है, जिसमें से लद्दाख का हम जिक्र करें, JNK का हम जिक्र करें, HP का हम जिक्र करें, उत्तराखंड का हम जिक्र करें, सिक्किम का हम जिक्र करते हैं, AP अरुणाचल प्रदेश और NL नागालैंड का हम जिक्र करें, तो ये जो क्षेत्र है आपका किस सिस्मिक जोन के अंतर्गत आता है, 5 नंबर सिस्मिक। इसके बाद में जिक्र करें 4 नंबर जो सिस्मिक जोन जो कम सेंसिटिव है, तो आपका हिमालय पर्वत का जो बिल्कुल निचला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को 4 नंबर जोन निर्धारित किया गया है, जिसमें से आप जिक्र करोगे पंजाब, हरियाणा का जिक्र करोगे, यूपी का जिक्र करोगे, बिहार का जिक्र करोगे, इसके बाद में झारखंड का जिक्र करोगे, वेस्ट बंगाल का, और आगे के जो पूर्वोत्तर भारत के राज्य है, इन राज्यों के अंदर जो कौन सा जोन है आपका, 4 नंबर जोन, जहां पर तीव्रता क्या रहती है, 5 से लेके 6 तक। ये चीजें आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में जो तटीय क्षेत्र है भारत का, जिस तटीय क्षेत्र का हम जिक्र करते हैं, ये जो तटीय क्षेत्र है, समुद्री जो तट है, ये 3 नंबर जोन के अंदर रखा गया है। यानी समुद्री तटीय जो क्षेत्र है भारत का किस जोन के अंतर्गत रखा गया, तो इसको 3 नंबर जोन के अंतर्गत रखा गया है। यानी यहाँ पर जो भूकंप आने की संभावना है वो 4 से लेके 5, यानी रिएक्टर स्केल पैमाने का जिसे जिक्र करते हैं अकॉर्डिंग। इसके बाद में आपका दक्षिण का पठार है। दक्षिण के पठार को पहले 1 नंबर सिस्मिक जोन यानी सुरक्षित जोन के रूप में रखा जाता था, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में भूकंप आया था। भुज गुजरात में भूकंप आया था। भुज गुजरात के भूकंप के बाद जो दक्षिण का पठार है, दक्कन का जो पठार है, इसको क्या कर दिया गया है, 2 नंबर सिस्मिक जोन के अंतर्गत रख दिया गया है। अब हम जब जिक्र करते हैं तो भारत में 5 सिस्मिक जोन की जगह कितने सिस्मिक जोन हो गए आपके, 4, क्योंकि सुरक्षित जोन जो हम मानते थे दक्षिण का जो पठार है वो अलग हो गया है। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 2001 को भुज गुजरात में जब भूकंप आया था भारत में, तब दक्षिण का पठार भी इससे अछूता नहीं रहा था, तो ये सुरक्षित जोन नहीं है। अब इसको किस जोन के अंतर्गत रखते हैं हम, नंबर 2। तो 1 नंबर सुरक्षित जो जोन था वो भारत में अब कहीं नहीं है। 2 नंबर हम जिक्र करें तो आपका दक्षिण का पठार, 3 नंबर आप जिक्र करो तो ये तटीय क्षेत्र, 4 नंबर आपका हिमालय पर्वत के बिल्कुल निचला जो क्षेत्र है जिसमें पंजाब हरियाणा इस क्षेत्र का
का जब जिक्र करते हैं, और 5 नंबर आपका है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड क्षेत्र का जब हम जिक्र करते हैं। इसके बाद में एक चीज आपको और भी क्लियर होना चाहिए, गुजरात का जो ये कच्छ का जो क्षेत्र है यानी भुज कच्छ का जो क्षेत्र है, इसको भी 4 नंबर सिस्मिक जोन के अंतर्गत रखा गया है। जरूर जैसे हम जिक्र करते हैं कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ भुज का जो क्षेत्र है ये समुद्र तट के बिल्कुल नजदीक है, 3 नंबर जोन में रखना चाहिए, परंतु अत्यधिक भूकंप आने के कारण इसको किस जोन में रखा गया है, 4 नंबर भूकंप जोन के अंतर्गत इसको रखा गया है। तो भारत में कितने सिस्मिक जोन है ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। भारत में 5 सिस्मिक जोन थे, परंतु वर्तमान में अब कितने हो गए, 4 सिस्मिक जोन। क्योंकि पहले हम देखते थे भारत में दक्षिण का पठार सुरक्षित है, परंतु अब वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए अब कितने आपके सिस्मिक जोन हो गए हैं भारत में, 4 सिस्मिक जोन। तो ये आपका बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जिस देश में रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए भी हम किस सिस्मिक जोन के अंतर्गत रह रहे हैं, यानी किस, ठीक है, भी सिस्मिक जोन में हमें रहते हैं, और उस सिस्मिक जोन में अगर हमें कंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, निर्माण वगैरह किसी चीज का करना है, तो हमें कैसी सामग्री लगानी है, कैसी मजबूत बनाना है, इसके लिए हमें इनका अध्ययन होना यानी सिस्मिक जोन का ज्ञान होना बहुत महत्वपूर्ण है। तो जब हम जिक्र कर रहे थे भारत में जो अलग अलग जोनों के बारे में, कितने सिस्मिक जोन हैं, इसके बाद में जब हम जिक्र करते हैं तो 2 तरह की रेखाएं भी होती है। जैसे एक क्या जिक्र करते हैं, आइसोसिस्मिक रेखा होती है भी, क्या होते हैं, आइसोसिस्मिक रेखा भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं सिस्मिक रेखा भी, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और जैसे जिक्र करें आइसोसिस्मिक रेखाएं, यानी आइसोसिस्मिक रेखाएं क्या होती है, ये कई बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, एसएससी में बहुत बार पूछा गया है। ऐसी रेखाएं जो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाती है, यानी क्या है, ऐसी रेखाएं जो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती है, ठीक है भाई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी आइसोसिस्मिक रेखा कौन सी होती है, ऐसी रेखाएं जो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती है, वो क्या होती है, आपकी आइसोसिस्मिक रेखा होती है। उसके बाद में एक होती है होमोसिस्मिक रेखा भी, होमोसिस्मिक रेखा भी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये भी कई बार पूछा गया। होमोसिस्मिक रेखाएं ऐसी रेखाएं जो समान समय पर भूकंप वाले स्थानों को जोड़ती है भी, यानी ऐसी रेखाएं जो समान समय पर भूकंप वाली रेखाओं को जोड़ता है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, यानी वाले स्थान को जोड़ने का काम करती है, यानी ऐसी रेखाएं जो समान समय पर भूकंप वाले स्थानों को जोड़ने का काम करती है, ठीक है भी। यानी आइसोसिस्मिक रेखा कौन सी होती है, ऐसी रेखाएं जो समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को जोड़ती हैं। इसके अलावा होमोसिस्मिक रेखा का हम जिक्र करें तो ऐसी रेखाएं जो समान समय पर भूकंप वाले स्थानों को जोड़ने का क्या करती है, काम करती हैं। तो ये आज आपका भूकंप बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसके बारे में हमने चर्चा की थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।